गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। हम्म, कामना करता हूं कि आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। और आज जिन बच्चों के भी एग्जाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक है दोस्तों। और अच्छा करें एग्जाम के अंदर। और एग्जाम के अंदर वही चीज़ें करें जो फर्स्ट टाइम आपके माइंड में क्वेश्चन को देखते आ रही हैं दोस्तों। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर अपन ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में तो वो चीज़ अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और वो चीज़ को एंड में गलत कर देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार देखिए, आपके माइंड में जो चीज़ आ रही है दोस्तों उसको आप एक बार में कंफर्म कर लीजिए दोस्तों कि हाँ यही चीज़ है। और वही आंसर राइट होता है दोस्तों। मोस्टली वही आंसर होता है। अपन क्वेश्चन को बार बार देखते हैं तो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन को हमेशा आराम से देखिए और अच्छे से एक बार में पढ़ लीजिए और फिर जाके उसका आंसर करिए। और थोड़ा एक्सपेक्ट के क्वेश्चन वो ज़्यादा आने लगे तो उनका ध्यान रखिए दोस्तों। क्योंकि एक्सपेक्ट के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो उनमें क्या होता है कि अपन जल्दीबाजी में तीन चार ऑप्शन देखते हैं, अपने को एक ऑप्शन दिखा अपन ने उसको सर्कल कर देते हैं दोस्तों। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन करिए दोस्तों। और आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे दोस्तों। आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर होगा दोस्तों। एक कम्युनिकेबल डिजीज का पोर्शन अब चालू कर रहे हैं दोस्तों अपन। तो वो पोर्शन आप पढ़ेंगे दोस्तों आज का। और आज का टॉपिक होगा मिजल्स। मिजल्स से बहुत सारे कभी कभार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हर एग्जाम के अंदर दोस्तों। तो आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों मिजल्स के बारे में दोस्तों। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हमेशा अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए दोस्तों आज की टॉपिक की शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो माता पिता के चरणों में विनम्र प्रणाम करके शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक मिजल्स। मिजल्स जो होती है कम्युनिकेबल डिजीज होती है दोस्तों। एयरबोर्न डिजीज बोल सकते हैं इसको क्योंकि एयर से फैलती है, स्नीजिंग से फैलती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। अब सिस्टमेटिक तरीके से अगर अपन मिजल्स को पढ़े दोस्तों तो मिजल्स के बहुत सारे नाम होते हैं दोस्तों। जैसे मिजल्स को रूबियोला बोलते हैं, इंग्लिश मिजल्स बोलते हैं, 10 डे मिजल्स बोलते हैं, 14 डे मिजल्स बोलते हैं, गोड क्रशर डिजीज बोलते हैं दोस्तों। और रेड मिजल्स भी बोलते हैं इसको। और फर्स्ट डिजीज भी इसको मिजल्स को अपन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और अगर आगे अगर अपन बात करें दोस्तों मिजल्स के बारे में तो एक ये रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज होती है दोस्तों। मिजल्स जो होती है दोस्तों एक रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज होती है दोस्तों। और अगर रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें दोस्तों तो बहुत सारी डिजीज होती है जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मम्स हो गया, पर्टुसिस हो गया। ये सब दोस्तों रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आते हैं दोस्तों। और अगर बात करें अगर मिजल्स की कि किसको ज़्यादा इफेक्ट करती है तो ये मोस्ट कॉमन जो इफेक्ट करती है दोस्तों चिल्ड्रन को इफेक्ट करती है। और अगर एडल्ट में हो रही है दोस्तों तो एडल्ट में अगर डिजीज होगी दोस्तों तो एडल्ट के अंदर ये दोस्तों बहुत सीवियर डिजीज होगी, बहुत सीवियरिटी प्रोड्यूस करेगी दोस्तों। और ये जो मिजल्स डिजीज होती है ओनली फॉर इसको ह्यूमन को ही इफेक्ट करती है क्योंकि इसका जो रिसीवर या जो इसका रिसीवर होता है कैरियर जो होता है इसका जो मिजल्स का जो कैरियर होता है दोस्तों ओनली ह्यूमन ही होता है, इसलिए ह्यूमन को इफेक्ट करती है दोस्तों। अगर पॉजिटिव एजेंट की बात करें दोस्तों मिजल्स के तो मिजल्स का पॉजिटिव एजेंट होता है दोस्तों वायरल बोर्न डिजीज होती है दोस्तों। तो इसका पॉजिटिव एजेंट होगा रूबियोला वायरस होता है दोस्तों जो आरएनए पैरामिक्सो फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों। रूबियोला वायरस होगा इसका मिजल्स का पॉजिटिव एजेंट जो आरएनए पैरामिक्सो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों। और आरएनए जो वायरस होता है उसकी फैमिली की बात करें दोस्तों तो बहुत तरह के वायरस होते हैं आरएनए वायरस के अंदर। पैरामिक्सो वायरस हो गया, मिक्सो वायरस हो गया, मायोमिक्सो वायरस हो गया, टोगा वायरस हो गया, ऑर्थोमिक्सो वायरस हो गया दोस्तों। ये चार पांच सब टाइप होते हैं आरएनए वायरस के दोस्तों। आरएनए वायरस के चार पांच सब टाइप हो गए दोस्तों। और अगर बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की दोस्तों तो इंक्यूबेशन पीरियड मुजस का जो होता है 10 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मतलब फर्स्ट साइंस होने से जस्ट बिफोर पहले का टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं दोस्तों। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 10 से 14 दिन होता है। 10वें दिन ऑनसेट फीवर आती है और 14 डे जो इसके एक रेसेस अपीयर होता है बिहाइंड जो ईयर होता है उसके अंदर एक रेसेस अपीयर होता है दोस्तों। तो एक रेसेस अपीयर होता है दोस्तों ऑन 14 डे। और अगर मेजर्स का फर्स्ट साइन पूछ ले तो भी फीवर होता है दोस्तों। स्पेशल साइन पूछे तो कोपलिक स्पॉट कहलाएंगे दोस्तों। और कम्युनिकेबल पीरियड की बात करें दोस्तों कि कम्युनिकेबल पीरियड कितना होता है मेजर्स का दोस्तों। तो मेजर्स का कम्युनिकेबल पीरियड जो होगा दोस्तों वो होता है कम्युनिकेबल पीरियड मतलब कोई डिजीज उसकी मोस्टली जब इन्फेक्शन कब होगी मतलब एक दूसरे में स्प्रेशन कब होगी तब स्प्रेड कब होती है दोस्तों। तो कोई भी डिजीज जो होती है कम्युनिकेबल पीरियड का मतलब ये होता है कि कोई डिजीज की स्प्रेड पावर कितनी होगी, एक दूसरे में फैलने की क्षमता कितनी हो रही है उसके अंदर। तो उसको अपन दोस्तों कम्युनिकेबल पीरियड बोलते हैं दोस्तों। जिसका जो कम्युनिकेबल पीरियड होगा दोस्तों कि 4 डे बिफोर और 5 डे आफ्टर रेसेस जो अपीयर होते हैं मतलब 4 दिन पहले रेसेस के अपीयर होने से पहले और 5 दिन रेसेस के अपीयर होने के बाद में। तो दोस्तों इसको अपन
कम्युनिकेबल पीरियड बोलते हैं, हाईली इन्फेक्शियस पीरियड बोलते हैं दोस्तों। इसके अगर आइसोलेशन की बात करें दोस्तों, कि आइसोलेशन कितने दिन का होता है मेजर्स के अंदर, तो 1 वीक का अपन आइसोलेशन रखते हैं दोस्तों। आइसोलेशन इसीलिए रखते हैं दोस्तों कि ये कम्युनिकेबल पीरियड को अपन सेव कर सके दोस्तों, तो वो उसके अंदर आइसोलेशन रखते हैं। और आइसोलेशन की अगर बात करें कि आइसोलेशन किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है दोस्तों, तो अगर मेजर्स के साथ में अगर अपन किसी पेशेंट को आइसोलेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा, क्योंकि ये एक ट्रीटमेंट के काम में आ रहा है, डिजीज को रोकने के काम में आ रहा है दोस्तों। तो उसको अपन आइसोलेशन को सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन के रूप में देखते हैं। अगर विदाउट प्रिवेंशन डिजीज की आ रहा है, या फिर सेल्फ क्वारंटाइन अगर पेशेंट ले रहे हैं दोस्तों, तो वो दोस्तों अगर सेल्फ क्वारंटाइन पेशेंट अगर हो रहा है दोस्तों, तो उसको अपन दोस्तों प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में करेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर डिजीज पेशेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट वो उसको डिजीज को रोकने की क्षमता रख रहा है, इस फैक्टर को कम कर रहा है दोस्तों, तो उसको प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर रूट ऑफ एंट्री की बात करें मेजर्स की, कि मेजर्स का रूट ऑफ एंट्री क्या होता है दोस्तों, तो मेजर्स के रूट ऑफ एंट्री में दोस्तों मोस्टली अगर बात करें तो ये मोस्टली रेस्पिरेटरी रूट से फैलता है दोस्तों, क्योंकि जो मेजर्स डिजीज होती है एयरबोर्न डिजीज होती है, हवा से फैलती है दोस्तों, बाय स्नीजिंग से, कफिंग से, या किसी सीक्रेशन से, बॉडी सीक्रेशन से फैलेगी दोस्तों। अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में पेशेंट आएगा उससे, तो उससे फैलेगी दोस्तों। तो मेजर्स के अंदर जो होता है दोस्तों, वो एयरबोर्न डिजीज होती है, रेस्पिरेटरी रूट से फैलता है दोस्तों। अगर सीजन की बात करें कि मेजर्स का सीजन कौन से में होता है, तो मोस्टली जो मेजर्स का सीजन होता है वो विंटर सीजन के अंदर मोस्टली होता है, विंटर सीजन में अगर मोस्टली फैलता है दोस्तों। और अफेक्ट की बात करें, मेजर्स अफेक्ट किस को करता है, तो 9 मंथ से लेके 3 साल तक के बच्चों को मोस्टली इफेक्ट करता है मेजर्स, क्योंकि अगर पूछे कि 9 मंथ से पहले क्यों इफेक्ट नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि तो 9 मंथ से पहले बच्चा माँ का जो कंपेंसेटरी फीडिंग होती है वो लेता है दोस्तों। तो उस फीडिंग के अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उससे आईजीए एंटीबॉडी सीक्रेट होती है, जो एंटीवायरल सीक्रेशन, एंटीवायरल जो एज एंटीबॉडी बोल सकते हैं उसको दोस्तों, को वायरल इफेक्ट में बहुत काम करती है दोस्तों। तो एंटीवायरल जो सिक्रेशन होता है, एंटीवायरल एंटीबॉडी निकलती है माँ के दूध से, आईजीए एंटीबॉडी, तो उससे क्या होता है कि बच्चों को प्रिवेंट करता है वो मेजर से, इसलिए 9 महीने से पहले बच्चों को मेजर्स अफेक्ट नहीं करता है। और 9 से 3 साल तक के बच्चों को मोस्टली इफेक्ट करता है। मेजर्स इफेक्ट किसी को भी कर सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन अगर पूछे इस, तो 9 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों को करता है। और मेजर्स जो होती है एक प्योर एयरबोर्न डिजीज होती है दोस्तों, उसको प्योर एयरबोर्न डिजीज बोलते हैं मेजर्स को दोस्तों। तो मेजर्स 9 से 3 साल के तक के बच्चों को इफेक्ट करेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करें कि मदर मिल्क में एक पाबा नाम का जो एक एंजाइम होता है दोस्तों, जो बच्चों को मलेरिया से प्रिवेंट करता है। इसलिए मोस्टली आपने देखा होगा बच्चों को कि 1 साल से पहले बच्चों को मलेरिया बहुत ही ज्यादा चांस, मतलब ना के बराबर मलेरिया होता है दोस्तों। तो एक पाबा जो होता है दोस्तों, पाबा एंजाइम होता है दोस्तों, वो बच्चों को मलेरिया से प्रिवेंट करता है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है दोस्तों कि ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा कौन सा कंटेंट से केमिकल पाया जाता है या एंजाइम पाया जाता है जो बच्चों को मलेरिया से प्रिवेंट करता है। तो मलेरिया से प्रिवेंट करने वाला ब्रेस्ट मिल्क में एक ही चीज होती है, पाबा। पाबा जो होता है वो होता है। और अगर पूछे कि जो एंटीबॉडी सीक्रेट होती है बच्चों को कितनी टाइम तक इम्यूनिटी प्रदान करती है, तो 3 से 4 महीने तक, स्पेशल मैक्सिमम इम्यूनिटी 3 से 4 महीने तक प्रदान करती है ब्रेस्ट मिल्क बच्चों को। ठीक है दोस्तों, अगर मेजर्स के साइन सिम्टम की बात करें दोस्तों, तो मेजर्स के साइन सिम्टम जो होते हैं दोस्तों 3 फेज में आते हैं दोस्तों। मेजर्स के साइन सिम्टम 3 फेज में अपने को देखने को मिलेंगे दोस्तों। 3 फेज का मतलब हो गया कि कुछ मेजर्स के अंदर जो 3 फेज अपन ने जो रखा है मेजर्स के अंदर, वो रेसेस के अकॉर्डिंग रखा है। एक तो होता है प्री इरेप्टिव स्टेज, एक होता है इरेप्टिव स्टेज, और एक होता है पोस्ट इरेप्टिव स्टेज। तो प्री इरेप्टिव स्टेज जो होती है मोस्ट कम्युनिकेबल पीरियड के अंदर आती है दोस्तों, क्योंकि इसी के अंदर पेशेंट को ऑन 10 डेज फीवर आएगा दोस्तों। जब बच्चों को फीवर आता है 10 डेज पे, तो इसके साथ में बच्चों में रनिंग नोज, कफिंग, स्नीजिंग, फीवर, मेलेजिया, लैक्रिमेशन, एक्सेसिव जो टीयर जो आते हैं दोस्तों, तो टीयर भी उसी से आएंगे दोस्तों। तो बॉडी सिक्रेशन से फैलेगा, स्नीजिंग से फैलेगा। तो मोस्टली कम्युनिकेबल पीरियड जो होती है और वो होती है वो प्री इरेप्टिव फेज होती है दोस्तों। और प्री इरेप्टिव फेज को अगर दूसरा नाम बोले अपन दोस्तों कि प्री इरेप्टिव फेज का दूसरा नाम क्या होता है, तो उसको प्रोडर्मल स्टेज भी कहते हैं दोस्तों। इसीलिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मेजर्स मोस्टली कम्युनिकेबल पीरियड इन विच पीरियड, तो उसको अपन बोलेंगे दोस्तों प्रोडर्मल स्टेज या प्री इरेप्टिव स्टेज दोस्तों। अब प्री इरेप्टिव स्टेज के अंदर एक स्पेशल साइन आते हैं दोस्तों,
मेजल्स के अंदर स्पेशल साइन आते हैं दोस्तों, 3C साइन, 3C सिम्टम्स शो होते हैं दोस्तों। 3C सिम्टम में कफ, कंजक्टिवाइटिस और कोराइजा। कफिंग का अपन को पता है, कंजक्टिवा का अपन पता है, कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा दोस्तों। और एक नया वर्ड आया कोराइजा। तो कोराइजा किसको बोलेंगे दोस्तों? अगर लोकल रेस्पिरेटरी म्यूकोसा का अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको अपन कोराइजा बोलते हैं दोस्तों। एक 3C सिम्टम और देखने को मिलता है, एक डिजीज और होती है दोस्तों, TOF, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसका क्लासिकल सिम्टम की बात करें दोस्तों तो फ्रेदिंग होता है, फ्रेदिंग है मुंह से झाग निकलना। ठीक है दोस्तों, अगर उसका सिम्टम पूछे दोस्तों तो उसको फ्रेदिंग बोलेंगे, फ्रेदिंग बोलते हैं क्लासिकल सिम्टम की। और अगर स्पेशल साइन की बात करें इसके अंदर TOF के अंदर दोस्तों, तो TOF का 3C सिम्टम जो होता है दोस्तों, कफ, चोकिंग और साइनोसिस होता है दोस्तों। क्योंकि TOF के अंदर क्या होता है कि फिस्टुला बन जाता है इसोफेगस, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई बराबर नहीं हो पाती है, जिससे साइनोसिस देखने को मिलेगा, चोकिंग देखने को मिलेगा और चोकिंग देखने को मिलेगा दोस्तों, और कफिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों कि एक सिम्टम होता है, सिम्टम की अगर बात करें दोस्तों तो एक सिम्टम और बताता हूं आपको, एक 3P सिम्टम होता है। 3P सिम्टम होता है जो अपने को पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर देखने को मिल अगर उसके बाद में बात करें दोस्तों 3P सिम्टम जो होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। और 3P का मतलब अगर देखिए अपन तो एक P का मतलब होता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, एक गोली, प्रोजेक्ट का मतलब होता है प्रोजेक्ट मतलब गोली, बुलेट जो निकलती है ना दोस्तों, तो बुलेट के स्पीड के अंदर उसको वोमिटिंग होती है एकदम, मतलब लगभग 6 से 8 फीट तक वोमिटिंग उसकी मतलब देखने को मिलती है, इतनी दूर वोमिटिंग जाती है उसको स्टेनोसिस के अंदर। दूसरे P का मतलब देखिए अपन तो पाल्पेबल ओलिव मास देखने को मिलता है, पाल्पेबल ओलिव मास देखने को मिलता है। दूसरे P का मतलब होता है दोस्तों प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो गया, पाल्पेबल ओलिव मास हो गया, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होते हैं विजिबल हो जाते हैं दोस्तों इसके अंदर। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट विजिबल हो जाएंगे तो और इसकी अगर मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों तो फ्रेडेट रामस्टेट ऑपरेशन करते हैं दोस्तों, जिसको मायोटोमी बोलते हैं दोस्तों। उस हिस्से को काट के फिस्टुले को काट के अपन उसको रिपेयर कर देते हैं दोस्तों। और अगर इसके पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों तो पाइलोरिक स्टेनोसिस के मैनेजमेंट में विद इन 4 to 6 आवर के अंदर पेशेंट को अपने लिक्विड डाइट देनी पड़ती है दोस्तों, अगर देनी पड़ती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो वापस वो पाइलोरिक स्टेनोसिस को देखने को मिल जाता है दोस्तों। और अगर मेजर्स के कंफर्म साइन की बात करें तो मेजर्स के अंदर कंफर्म साइन क्या होगा, तो कोप्लिक स्पोर्ट देखने को मिलता है। कोप्लिक स्पोर्ट्स जो होता है मोस्टली फर्स्ट और सेकंड मोलार टीथ अपर बक्कल म्यूकोसा के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। और जो कोप्लिक स्पोर्ट होता है वो कंफर्मेटिव साइन होता है, व्हाइट कलर का एक पैचेस होता है दोस्तों। और रेसेस की अगर बात करें मेजर्स के अंदर तो मैकुलोपेपुलर रेसेस देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगर मैकुलोपेपुलर रेसेस जो होता है दोस्तों इरेप्टिव स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। रेसेस जो होगा ऑन 14 डे पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट रेसेस जो देखने को मिलेगा अपने को बिहाइंड द ईयर देखने को मिलेगा दोस्तों, बिहाइंड द ईयर देखने को मिलेगा। फर्स्ट रेसेस देखने को मिलेगा अपने को दोस्तों बिहाइंड द ईयर दोस्तों। उसके बाद में बात करें एक मैकुलोपेपुल्स, ये क्या चीजें होती है इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पेपुल्स होता है, बहुत बार होता है ना जल जाता है हल्का सा, वहां पे रेडनेस हो जाती है तो उसको अपन पेपुल्स बोलते हैं। तो पेपुल्स के अंदर पानी भरा नहीं रहेगा, पेपुल्स ओनली पेपुल्स को बोलेंगे। जैसे बहुत बार डॉट हो जाता है, जल जाता है किसी स्थान पे, तो वहां पे एकदम रेडनेस देखने को मिलती है, वाटरी रेडनेस देखने को मिलेगी दोस्तों। तो उसको अपन बोलेंगे पेपुल्स, पेपुल्स बोलते हैं, हल्का वाटरी रेडनेस होता है दोस्तों। और अगर मैकुलो की बात करें दोस्तों तो मैकुलो जो होता है सबसे पहले क्या आता है, सॉरी दोस्तों माफ कीजिएगा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैकुल्स, सबसे पहले दोस्तों अपने को मैकुल्स देखने को मिलेगा दोस्तों। मैकुल्स के अंदर क्या होता है दोस्तों कि मैकुल्स के अंदर क्या होता है दोस्तों कि हल्का सा अगर जल गया दोस्तों तो वहां पे अपने को रेडनेस देखने को मिलेगी। पेपुल्स के अंदर अपने को वाटरी रेसेस देखने, हल्का सा पानी भर जाएगा, थोड़ा सा फफोला टाइप में होता है ना, तो उसको अपन वेसिकल्स बोलते हैं। वेसिकल्स के अंदर देखेंगे अपन तो पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा, जलने के बाद 2 से 3 दिन बाद में वेसिकल्स उठते हैं ना, उसको वेसिकल्स बोलते हैं। तो फुल फिल्ड वाटर भर जाता है, अल्सर टाइप में बोलते हैं। और पोस्चर अगर बोले अपन दोस्तों तो पोस्चर जो बोलते हैं अपन, फुल फिल्ड जो वाटर जो वेसिकल्स होता है वो बस्ट हो जाता है, मतलब वहां से वो ब्रेक डाउन हो जाता है, स्किन का ब्रेकडाउन हो जाता है, उसको पेस्टोस बोलते हैं। और एक आता है लास्ट में स्केप, स्केप जो होता है पेस्टोस हो गया, वो ड्राइनेस हो गया, उसको उसकी स्किन हट जाएगी, उसको अपन जो स्केप रहेगा उसको अपन स्केप बोलते हैं दोस्तों। फर्स्ट एसेस की अपन ने बात कर ली दोस्तों, फर्स्ट एसेस होता है बिहाइंड द ईयर देखने को मिलता है। एक ट्रिक आती है दोस्तों मेरी रफ सिटी,
एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको, मेरी रफ सीटी। मेरी का मतलब हो गया ME, मेरे मेजर्स के अंदर जो फर्स्ट ऐसे जो होता है बिहाइंड द ईयर देखने को मिलता है। मेरी रफ RF, जो रफ जो होता है रूबेला के अंदर जो फर्स्ट ऐसे देखने को मिलेगा अपने को ऑन फेस के ऊपर देखने को मिलेगा दोस्तों। और CT, मेरी रफ CT, CT का मतलब हो गया चिकन फॉक्स। चिकन फॉक्स के अंदर अपने को थोरेक्स, जो थोरेक्स रीजन होता है उसके अंदर, या टंग रीजन, थोरेक्स या टंग रीजन जो है उसके ऊपर अपने को फर्स्ट ऐसे देखने को मिलेगा दोस्तों। तीसरी स्टेज की बात करें, पोस्ट इरेप्टिव स्टेज आती है, जिसको कन्वर्जेंट स्टेज बोलते हैं। इसके अंदर जो पेशेंट के साइंस में होते हैं, धीरे धीरे 99% धीरे धीरे सिम्टम ऑटोमेटिक रिलीव होने लग जाते हैं दोस्तों। और अगर ये सिम्टम रिलीव नहीं होते दोस्तों तो पेशेंट की में भी डेथ हो सकती है, पेशेंट में भी सीरियस हो सकता है, उसको क्रिटिकल केयर के अंदर अपने को देखना पड़ सकता है दोस्तों। तो पोस्ट इरेप्टिव स्टेज के अंदर दोस्तों पेशेंट का इरिटेशन देखने को मिलेगा, वेट लॉस होगा, पेशेंट का ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगी, फीवर सबसाइड होगा दोस्तों उसका। ठीक है दोस्तों। और रिस्क ऑफ पोस्ट इरेप्टिव स्टेज के अंदर जो मोस्ट कॉमन रिस्क होती है वो टीबी की रिएक्टिवेशन की होती है। पेशेंट को अगर पास्ट अगर टीबी ट्यूबरकुलोसिस डिजीज हुई है दोस्तों तो उसके अंदर वापस टीबी होने के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों पोस्ट इरेप्टिव स्टेज के अंदर दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं डायग्नोसिस एविलिकेशन। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो मोस्टली डायग्नोसिस अपन 3C सिम्टम से करेंगे, कफ, चोकिंग, कफ कंजक्टाइटिस और कोराइजा से अपन उसको कंफर्म करेंगे। एक कोपलिक स्पॉट से अपने को देखने को मिलेगा, और अगर इसकी ग्राम सेल की स्टडी करेंगे तो जियान सेल अपने को देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और स्पेशल साइन में बात करें तो कोपलिक स्पॉट जो अपने को देखने को मिलता है, अगर कोपलिक स्पॉट देखने को मिल रहा है तो 100% उसके अंदर विजयस देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक तो था प्रोफाइलेटिक मैनेजमेंट। प्रोफाइलेटिक मैनेजमेंट के अंदर सीधी बात करें तो ये प्राइमरी लेवल के प्रीमेंसी अंदर आता है, जिसके अंदर डायरेक्ट वैक्सीनेशन आता है दोस्तों, मेजर्स का वैक्सीन आता है दोस्तों। मेजर्स वैक्सीन अपन 8-9 मंथ पे देते हैं दोस्तों, क्योंकि 9 मंथ से पहले बच्चों को मेजर्स होने के न के बराबर चांस होते हैं, क्योंकि वो मैटरनल एंटीबॉडी से वो प्रोटेक्ट कर लेती है दोस्तों। तो अगर उसके बाद में मेजर्स की बात करें दोस्तों तो मेजर्स के अंदर प्रोफाइलिंग मैनेजमेंट के अंदर मेजर्स वैक्सीन आती है। मेजर्स वैक्सीन की बात करें दोस्तों तो मेजर्स वैक्सीन के अंदर दोस्तों सबसे पहले अगर इसकी अमाउंट की बात करें दोस्तों तो 0.5 ml इसकी अमाउंट देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं दोस्तों। सबक्यूटेनियस रूट लगाएंगे और 8-9 मंथ पे लगाएंगे दोस्तों। 8-9 मंथ पे लगाएंगे। मेजर्स की सिंगल डोज जो होती है दोस्तों वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है। और मेजर्स जो कोटा इंडिकेशन होता है दोस्तों, स्पेशली नियोमाइसिन एलर्जी के अंदर कोटा इंडिकेशन होगा दोस्तों। और साथ में एग एलर्जी भी है, क्योंकि इसके अंदर जो एडवेंटेंट या कंटेंट जो होते हैं मेजर्स का कंपोजिशन देखते हैं दोस्तों, तो नियोमाइसिन और एग के जो प्रोटीन वगैरह होता है इसमें डेरिवेटिव इसमें यूज में लेते हैं दोस्तों। और ये मेजर्स की अगर बात करें दोस्तों, मेजर्स की डिस्कवरी की बात करें दोस्तों, तो जो मेजर्स की डिस्कवरी की बात करें तो मेरे क्या मर्शिद ने बुद्धिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी दोस्तों। और मेजर्स एक लाइव इम्यूनिटी वैक्सीन होता है, और लाइव वैक्सीन जो होता है वो मोस्टली प्रेगनेंसी के अंदर, HIV इन्फेक्शन के अंदर, इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी के अंदर, कैंसर के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है, तो मेजर्स इन सभी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा। अगर मेजर्स की वैक्सीन की स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो फ्रीज ड्राई वैक्सीन होती है। बिफोर डाइल्यूटेशन वैक्सीन जो होती है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे होती है। अगर इसको डाइल्यूटेशन की बात करें दोस्तों तो स्टरलाइट वाटर या DW वाटर, डिस्टल वाटर जो अपन यूज में लेते हैं दोस्तों। आफ्टर डाइल्यूशन अगर मेजर्स की स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें दोस्तों तो टेम्परेचर जो होगा दोस्तों वो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे इसको स्टोर करते हैं दोस्तों। और अगर ओपन करने के बाद यूज की बात करें तो विद इन 4 आवर अपने को यूज कर लेनी चाहिए दोस्तों मेजर्स की वैक्सीन। 1 से 4 घंटे के अंदर अपने को मेजर्स की वैक्सीन यूज कर लेनी चाहिए दोस्तों। और अगर मेजर्स के वैक्सीन को अपन अगर चिकन पॉक्स वैक्सीन के साथ में दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मेजर्स और वैक्सीन दोनों एक सेम टाइम पे दे रहे हैं दोस्तों, ये तो कभी नहीं देनी चाहिए, दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहती है दोस्तों। क्योंकि मेजर्स की वैक्सीन चिकन पॉक्स वैक्सीन के साथ में दोस्तों टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSS टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोज करती है दोस्तों, इसलिए दोनों वैक्सीन कभी साथ में नहीं देनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। मेजर्स के अंदर दोस्तों मेजर्स वैक्सीन को मोस्टली जो होता है वो रिकरेंट मेजर्स के अंदर भी काम में लेते हैं इसको दोस्तों। 12 से 14 ईयर के बच्चों में अगर मेजर्स हो तो वापस उसको वैक्सीन दे सकते हैं दोस्तों। और मेजर्स में WHO एक स्ट्रेटजी अपनाता है, उसको कीप अप और फॉलो अप। जैसे अभी राजस्थान CHO के अंदर एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, एक स्ट्रेटजी पूछी गई थी कि इन केसों की स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाती है दोस्तों, तो इसी के अंदर एक स्ट्रेटजी मेजर्स के अंदर स्ट्रेटजी पूछ लेवे कि मेजर्स के अंदर स्ट्रेटजी कौन सी अपनाई जाती है, तो कैचअप, कीप अप और फॉलो अप। मतलब कैचअप पेशेंट को पकड़ो, कंटिन्यू रखो, और फॉलो अप कंटिन्यू उसको फॉलो अप कराओ दोस्तों। और अगर इन केस ऑफ पोलियो की स्ट्रेटजी पूछ लेगा WHO पोलियो के अंदर स्ट्रेटजी क्या अपनाता है, पोलियो डिजीज होती है पोलियोमाइलाइटिस, तो उसके अंदर WHO स्ट्रेटजी क्या अपनाता है दोस्तों। तो मेजर्स की अगर
पोलियो की पूछ ले दोस्तों, तो पोलियो के मूविंग अप स्ट्रेटजी, तो घर घर जाके दवाई पिलाना होता है दोस्तों, तो उसको अपन बोलते हैं मूविंग अप स्ट्रेटजी अपन बोलते हैं। और अगर मेजर्स की पूछ ले दोस्तों, तो मेजर्स की पूछ ले दोस्तों अपने को, तो इसके अंदर कैचअप, कीप अप और फॉलो अप स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। और अगर कंबाइंड वैक्सीन की बात करें दोस्तों, कंबाइंड वैक्सीन आती है दोस्तों, कंबाइंड वैक्सीन की अगर बात करें कि एमएमआर वैक्सीन आती है दोस्तों, मेजर्स मम्स रूबियोला वैक्सीन आती है दोस्तों। मोस्टली अगर ये जो नेशनल इम्यूनाइजेशन का पार्ट नहीं होती है दोस्तों, एमएमआर वैक्सीन जो होती है मेजर नेशनल इम्यूनाइजेशन के अंदर नहीं आती है दोस्तों, इसको अपने को आउट ऑफ सोर्स लेना पड़ता है दोस्तों। अगर एज की बात करें तो 15 से 12 से 15 मंथ पर इसको फर्स्ट डोज देते हैं दोस्तों। फर्स्ट डोज अपन मेजर्स की एमएमआर वैक्सीन देते हैं दोस्तों। रूट की बात करें दोस्तों, तो सब्कुटेनियस रूट ही देंगे दोस्तों। और अगर इसके अमाउंट की बात करें 0.5 ml अमाउंट देंगे दोस्तों। स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो ये डाइल्यूटेड वैक्सीन नहीं आती दोस्तों। स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें 2 से 8 घंटे के अंदर स्टोरेज टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोरेज कर लेंगे दोस्तों। और अगर इसके जो होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें दोस्तों, तो हमारे लाइव वैक्सीन, एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं ये कॉन्ट्राइंडिकेशन HIV, प्रेगनेंसी और इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी में कॉन्ट्राइंडिकेशन है ही है दोस्तों। साथ ही में एक एग एलर्जी और न्यूमोनिया एलर्जी के अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेशन रहती है दोस्तों। अब मेजल्स के साथ में क्या होता है दोस्तों, मेजल्स के साथ में जो होता है विटामिन ई भी देते हैं दोस्तों। विटामिन ई देते हैं जिससे पेशेंट बच्चों को एक 9 मतलब विटामिन ए की खुराक, ये वैक्सीन नहीं है दोस्तों, एक सप्लीमेंट के तौर पर देते हैं अपन इसको दोस्तों। प्राइमरी लेवल ऑफ इन्फेक्शन के अंदर आएगा दोस्तों, प्रोफाइलोजिक मैनेजमेंट के अंदर आता है दोस्तों। अगर मेजल्स के साथ में विटामिन ए दे रहे हैं तो क्यों देते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी मॉर्बिडिटी और ब्लाइंडनेस को कम करने के लिए दोस्तों देते हैं। क्योंकि विटामिन ए सप्लीमेंट जो होता है दोस्तों आंखों की रोशनी के लिए बहुत जिम्मेदार रहता है, इसलिए विजन विटामिन भी बोलते हैं दोस्तों। तो विटामिन ए की अगर खुराक की बात करें तो पहली जो खुराक देंगे अपन 9 से 12 महीने पे देते हैं दोस्तों। पहली खुराक विथिन 9 to 12 मंथ पे देते हैं दोस्तों। अगर इसकी अमाउंट की बात करें दोस्तों, तो अमाउंट जो होता है 2 लाख, अमाउंट की बात करें दोस्तों तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, मतलब लगभग 1 ml के आसपास इसको ओरली रूट से देते हैं दोस्तों, फर्स्ट यूनिट। बाद में जब इसकी सेकंड डोज की बारी आती है दोस्तों, तो सेकंड डोज तो देते हैं अपन दोस्तों 6 महीने के गैप पे। जैसे अगर आप 9 महीने पे, तो फर्स्ट में जो गैप होगा 9 महीने का गैप होगा दोस्तों, दूसरी डोज देंगे 18 मंथ पे देंगे। और उसके अंदर अमाउंट की बात करें तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगा, मतलब 2 ml के आसपास इसको ओरली खुराक पिलाएंगे दोस्तों। बाद में 24 मंथ पे तीसरी डोज, 24 के बाद में 30 मंथ पे, 36 पे, 42 पे, 48 पे, 54 पे, 60 पे। तो टोटल अगर विटामिन ए की बात करें, टोटल अगर बात करें तो टोटल 9 डोज हो जाएगी दोस्तों। टोटल 9 डोज अपन विटामिन ए की बच्चों को देते हैं दोस्तों, जिससे ब्लाइंडनेस प्रिवेंट हो सके। और 90 महीने पे फर्स्ट डोज देते हैं अपन, मेजर्स से मॉर्बिलिटी होती है वो कम हो जाती है, इसलिए भी अपन इसको देते हैं, फर्स्ट डोज को देते हैं दोस्तों। दूसरी अगर बात करें टोटल डोज की, तो 17 इंटरनेशनल यूनिट या फिर 17 ml इसको अपन बोल सकते हैं दोस्तों। विटामिन ए जो होता है प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है दोस्तों, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में अगर इसको देंगे दोस्तों तो ये पेशेंट फीटस के अंदर कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है दोस्तों। विटामिन ए अगर प्रेगनेंसी में अगर देते हैं अपन दोस्तों तो कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है सप्लीमेंट के अंदर। आप बाई डाइट दे सकते हो उसको, सप्लीमेंट कभी नहीं दे सकते विटामिन ए के अंदर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगर इसके बाद में बात करें कि कौन कौन सी वैक्सीन ओरली रूट से ली जाती है, तो विटामिन ए हो गया, रोटावायरस हो गया, टाइफाइड ओरल हो गया दोस्तों, टाइफाइड लाइव वैक्सीन जो होता है, पोलियो वैक्सीन हो जाएगा, कोलेरा की वैक्सीन होती है दोस्तों। अगर इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें, मेजर्स के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं दोस्तों, तो मेजर्स के कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर दोस्तों मोस्ट, अगर एडल्ट के अंदर कॉम्प्लिकेशन पूछते हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन एडल्ट, तो उसके अंदर न्यूमोनिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक रेस्पिरेटरी रूट का इन्फेक्शन होता है दोस्तों, तो मोस्टली इनके अंदर न्यूमोनिया जाता है। सेकंड मोस्ट कॉम्प्लिकेशन अगर पूछे दोस्तों मेजर्स का, तो वो डायरिया होगा दोस्तों, और अगर मोस्ट कॉमन डेंजर कॉम्प्लिकेशन पूछे तो डेंजर कॉम्प्लिकेशन होगा सब एक्यूट स्क्लेरोमाइसिन पान एनसेफेलाइटिस, SSPE, ये दोस्तों इसका मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर चिल्ड्रंस के अंदर कॉम्प्लिकेशन पूछ लेंगे, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन चाइल्ड के अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो उसके अंदर ओटाइटिस मीडिया होता है दोस्तों। ओटाइटिस मीडिया अगर मेजर्स के द्वारा हो रहा है दोस्तों, कैन बी डेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा कैटरेक्ट कर सकता है दोस्तों, ब्लाइंडनेस कर सकते हैं दोस्तों, और ब्लाइंडनेस भी कोज कर सकते हैं दोस्तों, अगर बच्चों के अंदर मेजर्स का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है दोस्तों, अगर टाइम पे उसकी रिकवरी नहीं हो रही मेजर्स की दोस्तों। अगर ब्लाइंडनेस की बात करें, ओवरऑल
ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस कौन सा होता है दोस्तों, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जो होगा दोस्तों वो ग्लूकोमा होता है दोस्तों। और अगर इंडिया की बात करें कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होगा, मोस्ट कॉमन कॉज होगा ब्लाइंडनेस का इंडिया के अंदर ग्लूकोमा कैटरेक्ट होता है दोस्तों। कैटरेक्ट की डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो कैटरेक्ट का डेफिनेशन होता है ओपेसिटी ऑफ लेंस, लेंस की ओपेसिटी हो जाती है तो उसको कैटरेक्ट बोलते हैं दोस्तों। और यही अगर बच्चों के अंदर पूछे कि बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ब्लाइंडनेस क्या होता है दोस्तों, तो ब्लाइंडनेस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ब्लाइंडनेस का अगर बच्चों में तो विटामिन ए डेफिशिएंसी होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें कि मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, के ब्लाइंडनेस का कम्युनिकेबल कॉज कौन सा होता है दोस्तों, तो कम्युनिकेबल कॉज होगा ब्लाइंडनेस का दोस्तों, वो होता है दोस्तों, वो होगा दोस्तों ट्रेकोमा, जिसको अपन रफ आई भी बोलते हैं, जिसके अंदर सेफ स्ट्रेटजी अपनाई जाती है दोस्तों। तो ट्रेकोमा जो होता है वो कम्युनिकेबल कॉज होता है ब्लाइंडनेस का दोस्तों। और अगर ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें दोस्तों, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया दोस्तों, तो 1976 के अंदर आया था। और विटामिन ए प्रोफाइलेटिक मैनेजमेंट प्रोग्राम कब आया था दोस्तों, तो ये 1970 के अंदर ही आ गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की क्लास थी दोस्तों। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। और अगर ग्लूकोमा की बात करें, ग्लूकोमा को साइलेंट थेफ्ट ऑफ डिजीज भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये ब्लाइंडनेस कोज कर देता है बहुत बार दोस्तों, तो इसको साइलेंट थेफ्ट ऑफ डिजीज भी बोलते हैं दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। कम्युनिकेबल मेजर्स के बारे में अपन ने पढ़ा है दोस्तों। मेजर्स जो अपन ने पढ़ा है एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है दोस्तों। मेजर्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड याद रखिए दोस्तों, 10 से 14 दिन इसका आईपी पीरियड होता है दोस्तों। और अगर इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करें दोस्तों, रूबियोला इसका पॉजिटिव एजेंट आर्यनो पैरामिक्सो फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और कम्युनिकेबल पीरियड की बात करें दोस्तों, तो बिफोर 4 डेज और आफ्टर 5 डेज ऐसे पीरियड होता है दोस्तों। और क्लासिकल सिम्टम की बात करें तो 3C सिम्टम देखने को मिलता है दोस्तों, जैसे मैं बताया कोरेजा को याद रखें। कोरेजा का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी म्यूकोजल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है दोस्तों। और अगर स्पेशल साइन की बात करें दोस्तों, तो स्पेशल साइन में कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है, व्हाइट कलर का स्पॉट देखने को मिलता है दोस्तों, जो फर्स्ट और सेकंड मोलर टीथ अपर बुकल मुकोसा के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। और अगर मेजर्स वैक्सीन की बात करें, अच्छा एक कम्युनिकेबल मोस्टली मेजर्स कम्युनिकेबल कब होता है दोस्तों, मतलब हाईली इन्फेक्टेड किस स्टेज में होता है, तो उसको प्री इरेप्टिव स्टेज या अपन इसको बोल सकते हैं प्रोडर्मल स्टेज बोलते हैं दोस्तों। और अगर उसके बाद में बात करें दोस्तों मेजर्स के बारे में, फर्स्ट अगर साइन पूछ ले आपको कि फर्स्ट साइन क्या होता है मेजर्स का, तो फीवर बताइए दोस्तों। और अगर रेसेज की पूछ ले कि फर्स्ट रेसेज अपीयर क्या होता है, तो बिहाइंड ईयर होगा दोस्तों। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात कर ले दोस्तों, तो निमोनिया होता है दोस्तों एडल्ट के अंदर। और सेकंड मोस्ट कॉमन की पूछ ले डायरिया होगा दोस्तों। और अगर डेंजरस साइन की पूछ ले तो सब एक्यूट स्क्लेंजेलोपाइन एन्सेफेलाइटिस होता है दोस्तों। और अगर बच्चों में पूछ ले कि बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो ओटाइटिस मीडिया होता है दोस्तों। ये मोस्टली कैटरेक्ट भी कर सकता है, ब्लाइंडनेस कर सकता है। अपने पढ़ा दोस्तों एक ट्रकोमा होता है, इसको रफाई भी बोलते हैं दोस्तों। ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस का कम्युनिकेबल कॉज होता है दोस्तों। और इसके अंदर सेफ स्ट्रेटजी अपनाई जाती है दोस्तों। सेफ का मतलब एस फॉर सर्जरी हो गया, एफ फॉर फेस क्लीनिंग हो गया, फेस का थोड़ा सा अपने को क्लीनिंग रखना है, उसको हाइजीन रखना है। SFSAF सेफ, SAF का हो गया, SAA का हो गया एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, F का फेस क्लीनिंग बता दिया मैंने, और A का मतलब हो गया एनवायरमेंट क्लीनिंग किया था। तो दोस्तों आपका ये क्लास था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अब धीरे धीरे अपन थोड़ा अपना टाइम पीरियड बढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बहुत डाल दिया दोस्तों। अब थोड़ा थोड़ा टाइमिंग बढ़ाएंगे दोस्तों। ये आज अबाउट 30 मिनट का क्लास हुआ है दोस्तों, धीरे धीरे इसको 40 मिनट 45 मिनट अबाउट अपन इसको लॉन्ग करेंगे। आने वाले टाइम में 3-4 घंटे अपनी क्लासेस लेंगे दोस्तों, लाइव क्लासेस लेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों आज की क्लास के लिए दोस्तों। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों क्लास ये। अगर आपको अच्छी लग रही मेरी क्लास है दोस्तों, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों, जिससे हर मिडिल क्लास आदमी के पास में क्लास पहुंच सके दोस्तों। और आज का वेट और करिए दोस्तों, कल से आपको कल या परसों से 22 तारीख बाद की बोला था मैंने दोस्तों, तो 22 तारीख बाद में आपको रिटर्न बेस पे क्लासें मिलेगी दोस्तों बहुत जल्द दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऐसे ही साथ बनाए रखिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।